इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जो समुद्र में केकड़े पकड़ रहे थे। उस जगह पर कई सारी डॉल्फिन खेल रही थी। एक डॉल्फिन गलती से केकड़े पकड़ने वाले ट्रैप के पास आ जाती है। फिर हम सोयर नाम के 11 साल के लड़के को देखते हैं जो हमेशा खोया खोया सा रहता है। उसका कोई दोस्त नहीं होता, बस वो अपने कजन ब्रदर कायल के साथ ही रहा करता था। पर कल वो भी आर्मी ज्वाइन करने वाला है, इसीलिए उसने एक पार्टी रखी थी। पर सोयर पार्टी में नहीं शामिल होता और गैराज में अपने हेलीकॉप्टर को ठीक करने लगता है। कायल उसके पास आता है और उसे बताता है कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, पर तुम पूरी गर्मियां यूं अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें बाहर जाकर नए दोस्त बनाने चाहिए। सोयर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। कायल उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे डेट की तरह गायब नहीं हो जाऊंगा, मैं बस कुछ वक्त के लिए ही आर्मी में शामिल होने जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक काफी अच्छा चैंपियन स्विमर था। सोयर कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम ओलंपिक में जाने की ट्राई करोगे। कायल बताता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, पर ट्रेनिंग में काफी पैसे लगते हैं और आर्मी ज्वाइन करने की वजह से मुझे काफी पैसे मिल जाएंगे। और वो उसे अपना नया गिफ्ट देता है। सोयर उसे खोलकर देखता है, उसमें एक मल्टी टूल होता है। सोयर उसे देखकर खुश होता है क्योंकि इसकी मदद से वो कहीं भी अपना काम कर सकता था। कायल कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना चाहिए, पर वो मना कर देता है। अगली सुबह जब सोयर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कायल आर्मी में जाने के लिए निकल गया। इससे वो निराश हो जाता है। वो अपनी साइकिल लेकर स्कूल जाने के लिए निकल गया क्योंकि उसके समर स्कूल चल रहे थे। वहीं हम समुद्र के पास एक आदमी को देखते हैं जो मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसे एक डॉल्फिन दिखाई देती है जो पानी के किनारे आ चुकी थी। वो उसके पास जाकर देखता है वो डॉल्फिन क्रैब ट्रैप में फंस चुकी थी, जिससे उसकी टेल पर जख्म थे और वो बंधी हुई होती है। तभी उस आदमी को सोयर दिखाई देता है। वो मदद के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या कोई फोन है। वो सोयर के फोन से क्लियर वाटर मरीन हॉस्पिटल को कॉल लगा देते हैं। तभी उनकी फिशिंग रॉड पानी में चली जाती है, जिससे वो उसे पकड़ने चले जाते हैं। सोयर डॉल्फिन के पास आकर देखता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। वो उसकी बॉडी को सहलाता है और मल्टी टूल निकाल कर उस पिंजरे को काट कर अलग कर देता है। साथ ही वो उसकी रस्सियों को भी हटाने लगता है। डॉल्फिन इससे उसे अपना दोस्त मानने लगती है और उसके लिए एक बर्ड साउंड निकालती है। तभी वहाँ क्लियर वाटर मरीन हॉस्पिटल की रेस्क्यू टीम आ जाती है। उसमें एक छोटी लड़की भी होती है जिसका नाम हेजल होता है, जो डॉक्टर क्ले की बेटी थी। वो जल्दी से आसपास की मिट्टी को हटाकर डॉल्फिन को उठाकर गाड़ी में रख लेते हैं। हेजल सोयर से कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने इस डॉल्फिन की मदद की। सोयर स्कूल जाने में लेट हो गया था, जिससे उसे टीचर डांटते हुए बताते हैं कि तुम अपना स्कूल वर्क ठीक से नहीं करते, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल खत्म होने के बाद सोयर जल्दी से साइकिल लेकर क्लियर वाटर मरीन हॉस्पिटल में पहुंचता है, पर वहाँ डोर लॉक था, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाता है। वहाँ एक काफी बड़ा एक्वेरियम था जहाँ कई तरह के एनिमल्स को रखा होता है। सोयर को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ एक व्हाइट पेलिकन आ जाता है। सोयर डर जाता है और वहाँ से जाने लगा, पर वो हेजल से टकरा जाता है। बहुत की सारी मछलियाँ गिर जाती है। पेलिकन जल्दी से उन मछलियों को खाने लगता है। हेजल उसे मना करती है, पर वो नहीं रुकता। सोयर भी उसकी मछलियों को वापस भरने में मदद करता है। हेजल बताती है कि इस व्हाइट पेलिकन का नाम मैंने रूप से रखा हुआ है क्योंकि हमारी रूप पर ही रहता है। सोयर वहाँ से जाने लगता है तो हेजल उसे रोकते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ डॉल्फिन को देखने आए हो। सोयर हमें जवाब देता है क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करता था। हेजल कहती है कि मैं तुम्हें डॉल्फिन के पास लेकर तो चली जाऊंगी, पर मेरे डैड को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बीमार फिश के पास जाने की इजाजत नहीं देते। सोयर उसे पूछता है कि क्या है खाना डॉल्फिन के लिए है। हेजल बताती है कि वो अभी ये नहीं खा सकती, उसकी हालत काफी नाजुक है। उसका नाम मैंने विंटर रखा है क्योंकि पहले हमारे पास समर और ऑटम नाम की 2 और डॉल्फिन थी जिन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैंने सोचा कि डॉल्फिन के नाम सीजन पर रखना काफी लकी है। अब वो उसे पुल के पास लेकर आती है जहाँ 2 डॉल्फिन थी जिनका नाम क्रेस्टा और पुन्मा होता है। हेजल उसे बताती है कि ये डॉल्फिन हमसे ज्यादा समझदार होती है। सोयर उन दोनों को हाय करता है जिससे वो काफी खुश हो जाती है। यह देखकर सोयर को खुशी हुई। हेजल अब उसे रूप पर लेकर आती है जहाँ बीमार फिश को रखा जाता था। वो सामान के पीछे छिप जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। हेजल बताती है कि उस विंटर को जब से हम यहाँ लाए हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिली, ना ही उसने आंखें खोली। तभी गलती से उसे सामान गिर जाते हैं। फीबी को उसके बारे में पता चल जाता है जो एक डॉल्फिन स्पेशलिस्ट थी। वो पूछती
कहती है कि ये लड़का कौन है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे डेड बाहरी लोगों को यहाँ देखना पसंद नहीं करते। हेजल कहती है कि मैं जानती हूँ, पर ये वही है जिसने इस डॉल्फिन पर से रस्सियाँ हटाई थी। ये जानना चाहता था कि विंटर अब कैसी है। फीबी बताती है कि इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसकी पूंछ का सर्कुलेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तभी सोयर की आवाज से विंटर अपनी आंखें खोल लेती है और बर्ड जैसी आवाज निकालने लगती है। डॉक्टर क्ले वहाँ आने लगते हैं, इसीलिए हेजल जल्दी से सोयर को बाहर ले आती है ताकि उसके डेड गुस्सा ना हो। सोयर भी वहाँ से निकल जाता है। वो घर आकर वर्कशॉप में आ जाता है जहाँ वो डॉल्फिन के बारे में रिसर्च करने लगता है। अगले दिन भी सोयर अपनी क्लास खत्म होते ही तेजी से क्लियर वाटर मरीन हॉस्पिटल में आ जाता है। वो सभी की नजरों से बचते हुए रूप पर पहुंच जाता है और छिपकर विंटर को देखने लगता है। क्ले अपने साथियों को बता रहे थे कि विंटर की टेल पर इन्फेक्शन काफी फैल गया है और इसके बॉडी में डेड टिश्यूज भी काफी बढ़ गए हैं, जिससे अभी जीने की इच्छा खो रही है। तभी सोयर को रूप से परेशान करने लगा। सोयर उसे हटाने की कोशिश करता है, जिससे क्ले को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। वो उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन और अंदर कैसे आए। हेजल बताती है कि वो बीच वाला लड़का है। डॉक्टर क्ले कहते हैं कि तुम्हें नियम पता है, हॉस्पिटल के इस हिस्से में किसी को आने की इजाजत नहीं है। तभी फीबी बताती है कि विंटर जाग गई है और वो टीवीटी बर्ड की आवाज निकाल रही है। हेजल कहती है कि वो सोयर के लिए ये आवाज निकालती है। क्ले को लगता है कि सोयर की मदद से विंटर में जीने की उम्मीद जाग सकती है, इसलिए वो सोयर को विंटर के पास लेकर जाते हैं। सोयर विंटर को टच करता है, जिससे विंटर को भी काफी अच्छा लगता है। हेजल अपने डेट को बताती है कि विंटर सचमुच सोयर को पसंद करती है, इसीलिए हमें सोयर को यहाँ आने देना चाहिए। डॉक्टर क्ले मान जाते हैं। सोयर अब विंटर से मिलने की वजह से जल्दी उठकर तैयार हो गया था, पर वो स्कूल नहीं जाता बल्कि मरीन हॉस्पिटल में आता है। वहाँ कोई नहीं होता। वो जब ऊपर आता है तो हेजल रो रही थी। सोयर उसे पूछता है कि क्या हुआ है। वो बताती है कि विंटर की हालत काफी खराब हो गई, उसकी पूंछ काफी ज्यादा इन्फेक्टेड थी, जिससे इसे निकाल दिया गया। सोयर कहता है कि पूंछ से ही तो ये तैरती है, अगर ये तैर ही नहीं पाएगी तो आखिर कैसे जिएगी। डॉक्टर क्ले हेजल को शांत करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, अब विंटर के बचने की उम्मीद काफी कम है। हेजल अपना मूड ठीक करने के लिए सोयर के साथ ग्रैंडपा की बोट पर आती है। वो दोनों नींबू पानी का गोला खाने लगते हैं। हेजल पूछती है कि तुम्हारे डेड क्या करते हैं। सोयर कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि वो 5 साल पहले ही कहीं गायब हो गए और उनकी कोई खबर नहीं। हेजल इससे दुखी होती है और बताती है कि मेरी माँ भी गुजर गई जब मैं 7 साल की थी, और अब वो उसे लेकर बोट के ऊपर लेकर आती है और वो दोनों बातें करते हैं। अगले दिन जब सोयर वापस विंटर के पास आता है तो डॉक्टर क्ले उसे रिकवरी फॉर्मूला पिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो पी नहीं रही थी। पर जैसे ही सोयर उसे छूता है वो खुश हो जाती है। क्ले जानते थे कि सोयर के साथ रहने से ही विंटर अच्छा फील करेगी, इसीलिए उसे पानी में उतारते हैं और अब हेजल और सोयर उसका ख्याल रखने लग जाते हैं। वहीं डॉक्टर क्ले बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, जिसमें ग्लोरिया और बाकी सभी बताते हैं कि हम कर्जे में डूब रहे हैं और पिछले 2 महीने में हमने अपने सबसे बड़े ग्रांट गवा दिए जो हमें काफी चंदा दिया करते थे, और अब हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इस जगह को बेच दें। हमारे पास फिलिप वार्डन की तरफ से एक ऑफर आया है जो लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के वर्ल्ड क्लास लीडर है। वो हमारी ये जगह खरीदना चाहता है। हम इन जानवरों को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं और अपने सारे लोन चुका पाएंगे। क्ले को आइडिया पसंद नहीं आता। अब वो विंटर को फॉर्मूला पिलाने के लिए आ जाता है, पर वो पीने से इनकार कर देती है। तो सोयर फॉर्मूला लेकर उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही, वरना तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। पर वो अभी भी इनकार कर रही थी। सोयर नाटक करते हुए बताता है कि ये काफी टेस्टी है। अब विंटर भी वो पीने लग जाती है। हेजल और बाकी सब ये देखकर काफी खुश होते हैं। सोयर जब घर जाता है तो उसकी माँ लोरेल काफी गुस्सा करती है, क्योंकि वो पिछले 7 दिनों से स्कूल नहीं गया था। सोयर में से मछलियों की बदबू आ रही थी, इसीलिए उसे नहाने भेज देती है। सोयर बताता है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, विंटर को मेरी जरूरत है। अगले दिन वो अपनी मॉम को भी लेकर मरीन हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा है क्या जिसे लेकर उसका बेटा जिंदगी में पहली दफा इतना एक्साइटेड है। सोयर ने उन्हें पूरा मरीन हॉस्पिटल घुमाया और सभी फिश और जानवरों के बारे में बताता है। यह देखकर लोरेल भी इमोशनल हो गई। उसे एहसास हो गया कि वो जानवरों के साथ कितना जुड़ चुका है। फिर उन्हें विंटर से मिलवाता है और बताता है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं अगले साल एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। उसकी जीत पर लोरेल मान जाती है, क्योंकि इस जगह से उसे वो नॉलेज मिल रही थी जो स्कूल में वो कभी
हासिल नहीं कर पाता। अगले दिन जब सोयर बाहर आता है तो लोरेल ने उसके लिए नए स्विमिंग के कपड़े ला दिए थे, जिससे वो काफी खुश होता है। वो अब हेजल के साथ वापस विंटर का ख्याल रखने लग जाता है। तभी विंटर अचानक से उनके हाथ से छूटने की कोशिश करने लगती है। वो उसे रोकने की कोशिश करते पर वो नहीं रुकती। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि विंटर अपनी पूंछ के बिना भी तैर रही है, क्योंकि अपनी दुम को लेफ्ट राइट मूव कर रही थी, जिससे वो रेंगते हुए तैरने लगी। इससे वो सभी खुश होते हैं। अब सोयर अपने कई सारे खिलौने भी विंटर के लिए लेकर जाता है और अब सोयर और हेजल विंटर के साथ खूब मस्ती करने लगे। वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ ही सोयर सभी की काम में मदद भी किया करता था, जिससे वो काफी खुश था। पर जब वो घर आता है तो उसकी मॉम और उसकी आंटी रो रही थी। सोयर समझ जाता है कि जरूर उसके कजन को कुछ हुआ होगा। मॉम बताती है कि एक मिशन के दौरान काफी भयानक एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें कायल घायल हो गया, पर वो ठीक है। आंटी बताती है कि वो आज घर आ रहा है, लेकिन कायल घर नहीं आता क्योंकि उसे हमले के दौरान रीढ़ की हड्डी पर चोट आई थी, जिससे वो अब चल नहीं सकता। उसके घर न लौटने से सभी काफी परेशान थे। सोयर भी वहाँ आया। लोरेल बताती है कि वो घर नहीं आया और सीधे वी हॉस्पिटल चला गया। सोयर कहता है कि हम उसका परिवार है, फिर भी वो हमसे मिलने नहीं आया। मैं उसे कुछ चीजें दिखाना चाहता था। सोयर का मूड काफी खराब था। डॉक्टर क्ले उसका मूड ठीक करने के लिए उसे रात को अपने साथ ही रोक लेते हैं। रात को बैठे हुए बातें कर रहे थे। सोयर क्ले से पूछता है कि क्या डॉल्फिन बातें याद रखती है, जैसे वो समुद्र या उसका परिवार। क्ले बताते हैं कि ये कहना मुश्किल है, पर ये डॉल्फिन काफी स्मार्ट होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो हमसे ज्यादा होशियार है। हेजल अपने डेड को कहानी सुनाने को कहती है। क्ले मान जाते हैं और बताते हैं कि शुमास कबीले के लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले उनकी देवी हुताश चाहती थी कि जो लोग आइलैंड पर रहते हैं वो मेनलैंड में आकर बस जाएं। उन्होंने रास्ते के लिए रेनबो से एक पुल बनाया, जिससे सभी खुशी से मेनलैंड की तरफ बढ़े। पर कुछ बच्चे खेलते हुए रेनबो से सागर में गिर गए, पर हुताश ने उन बच्चों को बचा लिया। उन बच्चों का खेलना हुताश को काफी पसंद आया, इसीलिए उन्होंने बच्चों को डॉल्फिन बना दिया ताकि हमेशा खेल सके। अब वो सोयर को अपना बनाया हुआ डॉल्फिन का छल्ला देते हैं। सोयर को काफी पसंद आता है। विंटर सोयर के साथ खेलना चाहती थी, इसीलिए उसके ऊपर पानी डालती है। सोयर उसे खिलौना देने आता है, पर वो उसे पानी में गिरा देती है और अब वो दोनों साथ में मस्ती करने लगे और खूब तैरते हैं। अगले दिन सोयर हेजल को हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाता है, पर उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे हेलीकॉप्टर टूट जाता है। तभी फीबी उन्हें बताती है कि विंटर को कुछ हो गया। डॉक्टर क्ले विंटर का एक्सरे दिखाकर बताते हैं कि विंटर के बिना पूंछ के तैरने से उसके मसल से एनलार्ज हो गए हैं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि डॉल्फिन की दुम ऊपर नीचे लहराने के लिए बनी होती है, ना कि लेफ्ट राइट होने के लिए। सोयर कहता है कि वो सिर्फ इसी तरह तैर सकती है, इससे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। डॉक्टर क्ले बताते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल हम इंसानों की तरह होती है, जो उसका सांस लेना, दिल की धड़कन, सभी चीजों को कंट्रोल कर रही है। इसीलिए अगर वो इसी तरह तैरती रही तो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बचेगी। सोयर इससे काफी दुखी होता है। सोयर अपनी माँ के साथ कायल से मिलने वेटरन अफेयर्स हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर डॉक्टर मकार्थी कायल पर ब्रेस लगाने की तैयारी कर रहे थे। कायल सोयर को देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि अब वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, पर मकार्थी उन्हें आराम से बात करने के लिए कहते हैं ताकि वो नॉर्मल हो सके, और खुद नाश्ता करने चले जाते हैं। सोयर भी अपने भाई के साथ बाहर आ जाता है। कायल उसे बताता है कि मेरी पीठ पर चोट लगी, जिससे मैं अपने पैरों पर चल नहीं सकता। मेरा लेफ्ट पैर काम करने लगा है, पर राइट टांग काम नहीं कर रही। सोयर कहता है कि क्या तुम कभी वापस चल पाओगे। कायल कहता है कि मैं ब्रेस के साथ शायद चल सकता हूँ, पर मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, जिससे वो दुखी हुआ वहाँ से चला जाता है। सोयर की नजर डॉक्टर मकार्थी पर पड़ती है। वो सोचता है कि उन्होंने कई लोगों के लिए प्रोस्थेटिक लेग बनाए हैं, शायद विंटर की मदद भी कर सके। वो उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करता है और उन्हें क्लियर वाटर मरीन एक्वेरियम में लेकर आता है। वो विंटर को चेक करते हैं और बताते हैं कि इस डॉल्फिन की त्वचा काफी नरम है, जैसे एक भीगा हुआ रेशम होता है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर हम एक प्रोस्थेटिक टेल बना भी लें तो आखिर उसे लगाएंगे किस पर। आज तक किसी ने भी मछली पर कोई आर्टिफिशियल पूंछ नहीं लगाई, इसीलिए कोई भी जिसका दिमाग सही है वो ये काम नहीं करेगा। पर मेरा भी दिमाग खराब है, इसीलिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। सभी से खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी छुट्टियाँ शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकता, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डॉल्फिन भी उन पर पानी फेंकती है, क्योंकि वो भी उन्हें पसंद करने लगी थी। अब वो डॉल्फिन पर रिसर्च करने लगते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। काफी दिनों की कोशिश के बाद वो एक मॉडल तैयार कर लेते हैं,
जिस हिसाब से उन्हें प्रोस्थेटिक टेल बनानी थी। डॉक्टर क्ले के पास पैसे नहीं होते क्योंकि पहले ही वो एक्वेरियम कर्जे में डूब रहा था, इसीलिए मकार्थी हैंगर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के एक सप्लायर को वहां बुलाते हैं, जिससे वो बिना पैसे में कस्टम पार्ट्स बनवाने के लिए मना लेते हैं। पर जब वो घर लौट रहे थे तो देखते हैं कि कायल परेशान है क्योंकि उसके स्विमिंग रिकॉर्ड्स को उसके साथी डोनोवन ने तोड़ दिया था। वो इसी बात को लेकर परेशान था कि ओलंपिक में कभी हिस्सा नहीं ले पाएगा। मकार्थी उसके पास आते हैं और समझाते हैं कि तुमने हमेशा ओलंपिक में जाने का सपना देखा, पर तुम्हें अब अपना सपना बदलना होगा क्योंकि इस दुनिया में करने को करोड़ों चीजें हैं। कायल कहता है कि मैं अब किसी काम का नहीं, मैं अब टूट चुका हूँ। मकार्थी गिलास को तोड़कर समझाते हैं कि टूटना इसे कहते हैं, तुम्हें बस चोट आई है इसीलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए। कायल उनकी बात समझ गया। अगले दिन मकार्थी सभी लोगों को अपना बनाया हुआ घरेलू मॉडल दिखाते हैं और बताते हैं कि जब तक असली पार्ट नहीं आ जाता हमें इसे ही काम चलाना होगा, और उसे विंटर की धूम पर लगा देते हैं। पर विंटर उसे एक्सेप्ट नहीं करती और पुल की दीवार से टकराकर उसे तोड़ देती है। सभी काफी निराश हो जाते हैं। मकार्थी भी परेशान थे। डॉक्टर क्ले जब अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें न्यूज चैनल से पता चलता है कि जल्दी एक तूफान आने वाला है। वो जल्दी से एक्वेरियम का सारा सामान अंदर रखने लगते हैं। मौसम काफी बिगड़ गया। सोयर भी उनकी मदद कर रहा था, पर लोरेल उसे घर ले आती है। कायल भी अब घर आ जाता है। तूफान तेजी से सभी चीजों को अपनी चपेट में ले लेता है। सोयर काफी डरा हुआ था। लोरेल कहती है कि यह तूफान भयानक है पर हम घर में सेफ रहेंगे। अगली सुबह तूफान थम गया था, पर पूरे क्लियर वाटर मरीन हॉस्पिटल का हाल काफी खराब हो गया और उनकी रेस्क्यू वैन भी टूट चुकी थी, जिससे डॉक्टर क्ले परेशान होते हैं क्योंकि पहले ही एक्वेरियम कर्जे में डूबा हुआ था। वो सारे सामान को ठीक करने लगते हैं। कायल भी वहाँ जाता है। सोयर उसे देखकर काफी खुश होता है। कायल कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। वो उसे हक कर लेता है। सोयर सभी को अपने कजन से मिलवाता है और विंटर के पास लेकर जाता है। कायल को काफी अच्छा लगता है और वो देखता है कि विंटर की पूंछ कटी हुई है, जिससे उसे एहसास होता है कि विंटर की हालत भी ठीक उसकी तरह है। अब क्लियर वाटर मरीन एक्वेरियम में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी बताते हैं कि इस तूफान की वजह से हमें $5 लाख का नुकसान हुआ है, जिसकी वो भरपाई नहीं कर सकते। ग्लोरिया कहती है कि अब हमें अपने एक्वेरियम के सभी जानवरों को अच्छे घरों और दूसरे एक्वेरियम में भेजने का इंतजाम करना होगा ताकि हम इस जगह को भेज सके। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सभी उनकी बात से सहमत थे। अब ग्लोरिया क्ले को भी ये बात बताती है कि हमने सभी जानवरों के लिए घर ढूंढ लिए हैं। क्ले कहता है कि तुम विंटर का क्या करोगी। ग्लोरिया कहती है कि कोई भी एक विकलांग डॉल्फिन को नहीं अपनाना चाहता, इसीलिए हमें विंटर को इच्छा मृत्यु देनी होगी ताकि उसे भी परेशानी न हो। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर क्ले हेजल और सोयर को भी इस बारे में बताते हैं। इससे वो दोनों काफी दुखी होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई न कोई रास्ता तो हो सकता है जिससे हम विंटर को बचा पाए। डॉक्टर क्ले कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। सोयर परेशान हुआ घर की तरफ लौटने लगता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें एक लेडी अपनी अपाहिज बेटी को अटलांटा से लेकर यहाँ आई थी क्योंकि उसने विंटर के बारे में सुना था कि उसकी पूंछ कट जाने के बावजूद भी उसमें जिंदा रहने की उम्मीद थी, जबकि आज तक कोई भी फिश अपनी पूंछ कट जाने के बाद जिंदा नहीं बची। वो लड़की माँ से कहती है कि ये डॉल्फिन बिल्कुल मेरे जैसी है। इससे सोयर को एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर क्ले को बताता है कि अगर हम सेव विंटर डे नाम का एक प्रोग्राम चलाएं तो सभी को विंटर के बारे में पता चलेगा और वो हमें डोनेशन देंगे। आज मैंने देखा कि वो लेडी सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ विंटर से मिलने आई और जब दूसरे लोगों को भी विंटर के बारे में पता चलेगा तो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। हम एक बड़ा कार्निवल और वेबसाइट बनाएंगे जिसमें लोग विंटर को 24 आवर्स लाइव देख पाएंगे। क्ले को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें यह सब बचकाना लगता है, पर क्ले के डैड उसे समझाते हैं शायद विंटर मर जाए पर तुम्हें उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। क्ले समझ जाते हैं और अब वो सोयर के घर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे आइडिया पर काम करने को तैयार हूँ। इससे वो खुश होते हैं और अब हेजल और सोयर मिलकर पूरे स्टाफ के साथ विंटर सेव डे की तैयारियां करते हैं और उसकी वेबसाइट बना देते हैं। साथ ही विंटर के पुल पर कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं जिससे अब सभी लोग विंटर को लाइव देखने लगते हैं और न्यूज रिपोर्टर सेंड्रा भी इस न्यूज को कवर करती है, जिससे सभी लोगों तक खबर पहुंच जाती है कि विंटर को प्रोस्थेटिक टेल बनवाने में मदद चाहिए, जिसके लिए एक कार्निवल का आयोजन किया गया है। फिलिन हॉडन भी ये न्यूज देख लेते हैं। अब जल्दी सोयर और बाकी सभी मिलकर कार्निवल की पूरी तैयारियां करने लगते हैं और अब डॉक्टर
मकार्थी विंटर के लिए बनवाया हुआ प्रोस्थेटिक लेग ले आए थे, जिसे वो विंटर की टेल के साथ जोड़ देते हैं, पर विंटर इसे भी एक्सेप्ट नहीं करती और उसे तोड़ देती है। सभी इससे काफी निराश हो जाते हैं। सोयर विंटर के साथ अकेला होता है। वो उससे बातें कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी स्किन काफी सॉफ्ट है, जिससे वो प्रोस्थेटिक टेल का सॉक्स उसकी बॉडी के साथ रगड़ खा रहा है। तो ये बात डॉक्टर कायल को बताता है कि हमें हार्ट की बजाय उसे सॉक्स को स्मूथ करना है। अब वहाँ काफी बड़ा कार्निवल स्टार्ट हो गया था, जिसमें हजारों लोग आए हुए थे। अगले दिन मकार्थी बहुत ही स्मूथ सॉक्स बनाकर ले आए थे। वो बताते हैं कि मैंने कई अलग अलग फॉर्मूला ट्राई किए और फाइनली ये जेली जैसा सॉक्स तैयार कर लिया, जिसे उन्होंने विंटर जेल नाम दिया था। अब वो उसे विंटर की बॉडी पर लगा देते हैं। विंटर अब उस प्रोस्थेटिक टेल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे अब वो काफी अच्छे से तैर पा रही थी। सभी से काफी खुश होते हैं। अब सभी लोग कार्निवल में आ जाते हैं। कायल और डोनोवन के बीच एक स्विमिंग रेस आयोजित की गई थी, जिसे देखने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डोनोवन स्टेट चैंपियन था। सभी लोग कायल को चीयर्स करते हैं, क्योंकि वो चल ना पाने के बावजूद स्विमिंग करने को तैयार था। कायल सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि मैं वो वजह नहीं हूँ जिसके लिए आप यहाँ आए हो, ये सभी मेरे कजन सोयर ने किया है। सोयर सभी लोगों से कहता है कि विंटर मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह है। विंटर हम सभी की दोस्त है और फैमिली हमेशा के लिए होती है। सभी उसकी इस बात से काफी इमोशनल हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब कायल और डोनोवन स्विमिंग रेस करने लगते हैं, पर कायल बीच रास्ते में ही बाहर निकल जाता है और विंटर को पानी में उतारा गया वो काफी स्पीड से डोनोवन को पीछे छोड़ देती है। सभी विंटर को देखकर काफी खुश होते हैं और सभी बच्चे पानी में मस्ती करने लगते हैं। फिलिप वार्डन भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वहाँ थे। ये सब देखकर उनका भी मन भर जाता है। वो क्ले से कहते हैं कि मैंने भले ही इस जगह को खरीद लिया हो, पर तुम यहाँ काफी अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए मैं अब यहाँ होटल नहीं बनाऊंगा और तुम अपनी मर्जी से इस जगह को चला सकते हो। साथ ही मैं तुम्हारे ऑपरेशन का खर्चा भी उठाने को तैयार हूँ। सभी इससे काफी खुश होते हैं। सोयर इस खुशी में विंटर के साथ मस्ती करने लगता है। अगर आप भी एनिमल्स से प्यार करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, क्योंकि ये असली डॉल्फिन की कहानी पर बेस्ड स्टोरी है, जिसने कई लोगों को जीने की एक नई उम्मीद दी।